शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इशारा तो आपके मशवरे के बगैर कैसे बन सकते हैं? आपको पता है शोएब सिद्दीकी साहब का, यूनुस आगा साहब का, मुमताज अली शाह साहब का, इन सब का नाम भी चल रहा है। हमारी फुल फैमिली स्क्वॉश फैमिली है। वो 2-3 काम बता दो जो नहीं किए। अभी स्क्वॉश भी खेलते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वेरी गुड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज मेरे साथ मेरी को एंकर सैरिश मौजूद नहीं है। वजूहात क्या हैं मंडे को आपको पता चल जाएंगी। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम यहीं आपके साथ करने लगे हैं। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है और बहुत सारी जो गॉसिप्स होती हैं पूरे हफ्ते में चलती रहती हैं, ख़बरें होती हैं और तज्ज़िये होते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हम हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक कॉल से और आज जो कॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो किसी आम शख्सियत का नहीं है बल्कि उस शख्स का, उस हस्ती का है जिसके बगैर आज़ादी पाकिस्तान बल्कि अंग्रेज़ों का जो इनखला है वो वजूद में ही नहीं आ सकता था। हम बात कर रहे हैं सुल्तान टीपू की। जी हाँ, ये है वो शख्स जिसके मरने के बाद भी अंग्रेज़ उसकी लाश के करीब घंटों तक नहीं जा सके और उसके मरने की वजह उसी का सिपहसालार मीर सादिक, जो कि आज तक बुरे अल्फाज में ही जाना जाता है, वो रहा। तो अपनों के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए और टीपू सुल्तान का बड़ा मशहूर कॉल कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, इसी पर हमें अमल करना चाहिए और इसी के लिए जो है वो हमें जद्दोजहद भी करते रहना चाहिए। बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए चलते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। हफीज शेख जलील अब्बास जेलानी के बाद सादिक संजरानी, कौन करेगा निगरां सेटअप की निगरानी? हर दिन के साथ नया नाम सामने आने लगा। सिंध असेंबली आज तहलील होने का इम्कान। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस से उठा लिया अपना सामान। बलूचिस्तान असेंबली की तहलील की तारीख का फैसला अब तक ना हो सका। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में पेशरफ्त। मुबीना मुल्जिमा की जमानत की दरख्वास्त खारिज। रिजवाना की हालत में भी बेहतरी, लेकिन चाइल्ड लेबर मुल्क भर में बड़ा मसला। क्या कोई हल मुमकिन है? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। महविश अली और महानूर अली ने साबित कर दिखाया। एशियन जूनियर सुपर सीरीज में सुपर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। चैंपियन बहनों से आज आपकी मुलाकात कराएंगे। और कराची से खुंजराब सरसब्ज शादाब, हर गली हर मोहल्ले में कौमी परचमों की बहार। कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। यौम आज़ादी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जी नाजरीन, तो ये थी आज की बड़ी खबरें और साथ साथ अब टॉप ट्रेंड्स भी जो है वो शामिल कर लेते हैं। सरबुलंद परचम, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। यौम आज़ादी के करीब आते ही हमें पूरी कौम जो है वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो जाती है। सोशल मीडिया पर सरबुलंद परचम ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड में सार्फिन पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत पेश कर रहे हैं, जबकि 30,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, और जाहिर सी बात है 14 अगस्त हमारे लिए यौम आज़ादी है। हम इसे भरपूर तरीके से मनाते हैं और पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ क्रिकेट लवर्स ने हारिस रऊफ को भी ट्रेंड में शामिल कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त जो 100 बॉल गेम जारी है इंग्लैंड में, वहां पर हारिस रऊफ ने धूम मचा दी है। परफॉर्मेंस पर सार्फिन हारिस रऊफ से खुश दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड में सार्फिन उनकी बॉलिंग की खुलकर दाद दे रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान का नाम इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोशन हो रखा है। किसी को शायद ये पता नहीं है कि जब वर्ल्ड क्लास क्रिकेट की बात आती है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं यकीन पाकिस्तानी, उन्हें भी इतने बड़े मेगा जो इवेंट होने जा रहा है आईसीसी का वर्ल्ड कप, उसके प्रोमो में शामिल करना चाहिए। खैर, बड़ी खबर की जानिब वापस आते हैं। निगरां वज़ीर आज़म का ताज कौन पहनेगा? आम इंतखाबात तक हुक्मरानी कौन करेगा? इस फैसले का सबको इंतज़ार है और अब ये फैसला जो है वो ऐवान बाला से इस वक्त सूबाई असम्बलियों तक भी मुंतकिल हो चुका है। राजा रियाज साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कल रात को भी हुई थी और आज भी शायद एक मुलाकात मुमकिन तौर पर हो जाए और आज तय पा लिया जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बताया कि अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। फैसला हुआ है कि मुलाकात का एक और दौर आज होगा और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है इस पर भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 224A के तहत
निगरां वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर किया जाता है। नाम का फैसला वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर करते हैं। असेंबली तहलील होने के बाद नाम का ऐलान 3 दिन के अंदर होता है। 3 दिन में अगर नाम फाइनल ना हो सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। निगरां कमेटी भी एक नाम पर अगर मुत्तफिक नहीं हो सकी तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा, जिसे 48 घंटे में यह मामला फाइनल करना होगा। ये तो बात हो गई जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की। अब बात कर लेते हैं कि हमारे वज़ीर आला सिंध जो हैं वो कब असेंबली से जा रहे हैं, और उनके मुशीर फराज लाखानी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त तो पूरे मुल्क में गहमा गहमी चल रही है। सबसे पहले तो पीएम के नाम को लेकर के इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि अभी तक फाइनल नहीं हो सका। इवन पीपल्स पार्टी की जानिब से भी 2 नाम आ गए हैं अब तो। अच्छा, मैं बताऊं, मेरा ख्याल है कि द नेम्स हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, लेकिन मुझे लगता है क्या शायद हो सकता है शहबाज शरीफ साहब चाहते हो कि 14 अगस्त की तकरीब को करने के बाद नाम अनाउंस कर दिया जाए। अच्छा, वो परचम कशाई जो है वो खुद करना चाह रहे हैं। ऑन द लाइटर नोट, आई थिंक द नेम इज बिकॉज पाकिस्तान जैसे मुल्क में नाम जो ना डिसाइडेड हुआ होता है और इसकी क्लियरेंस भी हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आई एम श्योर कि जो ना वो नाम ऐसा नहीं है, विद द कंसेंसस हुआ है और सामने आ जाएगा। इट विल बी रिवील्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरा ख्याल है 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो तो आइन के तहत अगर हम चलेंगे तो नाम तो बहुत सारे आपके सामने हैं, आपने खुद ही नाम ले डाले। हफीज शेख साहब का नाम ले डाला है, जलील साहब का भी नाम ले डाला है, संजरानी साहब का भी नाम आ गया। संजरानी साहब तो ऐसा लग रहा था कि पहला नाम ही उनका आएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो अंदर खाने में क्या ऐसी गेम चेंजिंग हुई कि जिलानी साहब का नाम पहले आ गया? नहीं, इस तरह की कोई गेम चेंजिंग नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक माइंडेड पीपल। देखें, ये वो लोग हैं जिनको जो पार्टी एक्सेप्ट भी करती है, और मेरे ख्याल से सारी पार्टियां को एक्सेप्ट होगा। ऐसे नेम्स हैं, ये नेम ऐसे हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम सब जानते हैं कि ये बड़ा न्यूट्रल लोग हैं। होना ही मकसद ही ये है कि न्यूट्रल लोग आने चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए जो है ना कॉन्फिडेंस हो जिनका लोगों के ऊपर, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ले जा सके ना कौम को। मकसद ही यही होता है, इसके अलावा तो कोई इसमें कबाहत नहीं होती। मेरा ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने न्यूट्रल लोगों को लोग कहा और इंसान समझा। कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने न्यूट्रल लोगों को लोग ही नहीं कहा। वो तो खैर, ये बताइएगा कि सीएम साहब जो है वो कब रुखसत हो रहे हैं असेंबली से, सीएम हाउस से? नहीं, देखें, वो तो हमने कहा है ना कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह हम इसको निगाह सेटअप में चले जाएंगे। इसके बाद हमारी सीएम यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद निगाह सेटअप शुरू हो जाएगा। उनका भी नाम फाइनलाइज हुआ है। तो बहुत सारे नाम आए हुए हैं। बहुत सारों में से कुछ मखसूस कोई इशारा तो दें, मतलब आपके मशवरे के बगैर कैसे बन सकते हैं? आपको पता है शोएब सिद्दीकी साहब का, यूनुस दागा साहब का, मुमताज़ अली शाह साहब का, इन सब का नाम भी चल रहा है। ठीक है, अब इसमें दूसरे नाम भी चल रहे हैं, तो ये दिस आल्सो नीड्स टू बी इन कंसेंसस विद द ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर। हमारे पास तो 15 नाम आए हुए। हाँ, आए हुए। अब इतने तो लोग मेरे ख्याल में सीएम हाउस के अंदर डाइनिंग टेबल पे भी नहीं बैठ सकते। 12 लोगों का सेटअप है जहां तक मैंने देखा है। तो मुझे ये बताइए फराज साहब, कुछ थोड़ा सा एक हिंट हो जाए, 1-2 दिन में तो सबके सामने आ जाएगा। कुछ आप ही बता देंगे जी, 2-3 लोग ऐसे हैं। करेंगे क्या, इसको सबको एक पर्चियां बनाएंगे और उसको फ्लोट करेंगे और फिर कुर्रा डाल के ना इसमें से एक निकालेंगे। जो निकल आएगा नाम बता देंगे। ये आपने वैसे गलत तरीका बता दिया। इसके ऊपर जो है ना मीडिया पे ये कहेंगे ऐसे चल रहा है सिंध। ऐसे नहीं है। आइए हजरा मजाक की, पहले बता दें सुबह का टाइम होता है थोड़ा सा चिल करने का वाले जो है ना वो जरा कोई भी बात पकड़ आपके टाइप के लोग होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ हजरा मजाक बात हो रही है भाई, इंसान है, असेंबलियों में भी इंसान ही बैठते हैं। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है द कंसेंसस विल बी मेड एंड द बेस्ट नेम, जो बेस्ट नाम होगा विद द क्रेडिबिलिटी, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। और वो जो नाम एक्सेप्टेबल होगा अपोजिशन लीडर को भी, सीएम साहब को भी और सिंध की आवाम को भी, ऐसा नाम सर रुकावट किस तरफ से है? एमक्यूएम की जानिब से? नहीं, इट इज स्टिल देयर इज अ टाइम। वंस द टाइम इज ओवर वी विल बी अनाउंसिंग। 12 तारीख तो आखिरी, कल 12 तारीख है। हाँ, तो सामने आज एक परसों है। परसों 12 तारीख आ गई तो फिर तो इट विल बी अनाउंस। कोई ऐसा नहीं है, विद इन द टाइम पीरियड इट विल बी अनाउंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। जिस तरह जिसके ना अभी तो हम चल रहे हैं, सीएम साहब बैठे हैं, तो वंस द सीएम का टाइम कंप्लीट होगा तो इट विल बी अनाउंस। अच्छा, चलिए ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो सिंध में इट विल बी स्मूथ सेल्ड, मतलब ऐसा नहीं है, विद द कंसेंसस होगा। डेफिनेटली होगा। तो अब थोड़ी सी वफाक की भी बात कर लेते हैं। वजीर आजम के नाम के लिए किसे सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनल पार्टी की जानिब से? संजरानी साहब, ये जिलानी? आपको पता है जिलानी साहब का नाम तो दिया ही है ना, संजरानी साहब का भी दे दिया। तो ये ऑप्शंस दे दिए हैं ना कि ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो बेस्ट अवेलेबल है, जो हमने हिमायत किसे हासिल है? कोई एक शख्स तो होगा ना। अब आप अपनी जाती राय भी दे सकते हैं कि मेरे ख्याल से संजरानी साहब। अच्छा, मैं समझता हूँ जाती राय में तो मुझे लगता है कि
जो इंसान भी आए वो ऐसा इंसान आए जो पूरे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, जो सबको कंसेंसस लेके साथ में चले, क्योंकि आज का दौर ही ये है कि सबको साथ में लेके चलना है। और सबको साथ में लेके चलने का मतलब ही यही है कि जो एक्सेप्टेबल हो सारी पार्टीज़ को, क्योंकि उसने करानी है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिससे पावर की मुंतकली होनी है, आवाम के वोट का उसने जो है ना मुंतकिल करनी। तो उस हिसाब से मैं अगर सोचूं तो ऐसा नाम होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर हो। लेकिन मैं आपको मैं जो ये समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ, ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में हर चीज़ कंसेंसस से हो रही है। इधर ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी जो सियासी जमातें हैं वो सारी सियासी जमातें कंसेंसस से काम कर रही हैं, पाकिस्तान को आगे रख के काम कर रही हैं, पाकिस्तान के मुफाद में काम कर रही हैं। चाहे वो कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, हर डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान की फेवर में हो रहा है, पाकिस्तान को सामने रख के हो रहा है। पाकिस्तान ऐसा ही है फराज साहब, ऐसा ही होना भी चाहिए, हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। सिर्फ इस वक्त हो रहा है, बल्कि पहले भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। बेशक, लेकिन जो आपने बताया कि सबको साथ लेके चले, सबको मिला के चले, ऐसा तो सर एक ही नाम है जो कि सब पे भारी है। तो वो ये कमाल जरूर रखते हैं कि जी वो सबको एक साथ ले लेते हैं और एक साथ मिलके चलते हैं। तो देखते हैं कि नाम कौन सा फाइनल होने जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कोई इशारा मिल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि सख्त पाबंदी के साथ भेजा गया। नहीं, मैंने कहा ना आपको, द नेम्स हैव बीन ऑलरेडी बीन गिवन, और ये डिस्कशन अंडर डिस्कशन है विद द अदर पार्टीज़ को भी, क्योंकि डिसाइड करना, क्योंकि ये आईनी जो जिम्मेदारी है वो तो अपोजिशन लीडर की और पीएम साहब की है। उनकी मुलाकात कल हुई भी, आपको पता है किसका नाम आया है? अगर हम सूबाई असेंबली की बात करें तो कल तो अपोजिशन राजा रियाज साहब की और उनकी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। आज भी एमकेएम की तरफ से तो आपको पता है पीएम के लिए भी नाम तो गए थे, आपने उसकी भी रूमर सुनी होंगी, वो भी आवाज़ें आई थी। उनके नाम के साथ गवर्नर ज़्यादा अच्छा लगता है ना, 12 साल गवर्नर लगा रहा, तो पीएम शायद अच्छा ना लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी नाम होगा वो तरीक़ेकार वही है, चीफ मिनिस्टर साहब और अपोजिशन लीडर, इसी तरह पीएम साहब और अपोजिशन लीडर। मुशावरत का कल इजलास भी हुआ है, इनकी मीटिंग भी हुई है, आज फिर दूसरा मुलाकात होगी। तो आई एम श्योर कि उसका स्मूथ सेलिंग करके अच्छा नाम पीएम का नाम तो आ जाएगा हमारे पास। अगर हम सीएम की बात करें सिंध में, क्योंकि सिंध के बड़े मसाइल हैं, सीएम को तो स्टिल टाइम है, सिंध के बड़े मसाइल हैं, सिंध के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अब मेयर भी आपके पास आ गए हैं, आपकी अपनी जमात के हैं, वो जो गैप हुआ करता था, सपोर्ट नहीं मिल रही है हमें, कुछ आप मराहत नहीं मिल रही हैं, फंड्स नहीं मिल रहे, अब तो मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो दूर हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, तभी तो लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन जीते हैं और हमारा मेयर आया, एक जियाला ही मेयर आया, और मेरा ख्याल है जियाला बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर जगह पे काम कर रहा है। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हर जगह पहुंचना, हर जगह बेस्ट काम करना, यही तो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आइडियलिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वी विल वर्क एंड हम काम कर रहे हैं, और वो दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है। मेयर साहब तो हर वक्त ही ही इज़ ऑन द रोड्स, हर जगह पे, हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट्स में। आप देखें ना, डेवलपमेंट के कितने सारे प्रोजेक्ट्स पिछले दिनों सामने आए। हेल्थ सेक्टर में कराची जो है वो इस वक्त खुदा हुआ है। नहीं, काम भी चल रहा है, काम चल रहा है, इसी वजह से काम चल रहा है, जब तो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, हर तरफ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप सिंध गवर्नमेंट की काविशों से देखें, बसेस कितनी खूबसूरत चली हैं, पिंक बसेस, ईवी बसेस, ये सारी पीपल हाउसिंग बसेस। फिर अगर आप मुझे काम के बारे में पूछेंगे तो बताएं, हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया। ट्रॉमा सेंटर को ले लें आप, गम्बट में लंग्स, पहला हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट की काविशों से बनाए। तो ये सारे हॉस्पिटल्स जो बने हैं, साइबर नाइफ का प्रोजेक्ट ले लें, फ्री इलाज NICVD का ले लें। आई मीन दीज आर वेरी एग्जाम्पलरी प्रोजेक्ट्स, जहाँ ना के साली सिंध के लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग उसमें फ्री इलाज के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और फिर अभी सैलाब ज़रदान के लिए जो पीपल हाउसिंग जो किया है, वो 22 लाख घरानों, 22 लाख पीपल, आई मीन फैमिलीज, ये एक ऐसा नंबर है जो किसी और सूबे में नहीं हुआ। यही मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो बिपरजॉय है ये नहीं टकराया, वरना 20-22 लाख घर आपको और बनाने पड़ जाते। बेशक, लेकिन देखिए इसमें हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो हमारे चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लिया है। वो टाइटल डीड मुंतकली की है और फैमिली के नाम पे टाइटल डीड दिए हैं। ये काम दादू में भी हो चुका है, ये काम शिकारपुर में भी हो चुका है। अब उन इलाकों का क्या होगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता मोहनजोदड़ो दिखने लगे हैं? नहीं, सिंध के इलाके मैं आपको बताता हूँ, सड़क नहीं है सर। ये मैं बताता हूँ, अभी मेरा इत्तेफाक हुआ बाय रोड नवाबशाह जाने का, जिस बर्बादी के साथ मैं पहुंचा हूँ, तो वो हाल जरा आप चल के देखें तो सही, क्या हाल हो रहा है। ये जो मुंतकली, हेलीकॉप्टर से दौरा करने में वो सड़क नहीं आती। ये जो मुंतकली हुई है शिकारपुर में और दादू में, और आप नवाबशाह की बात करें सक्खर में, ये सब उधर ही तो हुआ है। उन्हीं के तो, उनको तो टाइटल डीड्स दिए हैं। तो ये बहुत
बहुत बड़ा ट्रेन की काबिल पटड़ी भी तो वहीं टूटी है, लकड़ी से जोड़ के रखी हुई थी उन्होंने। अब देखिए ऐसे, ये तो अब रेलवे साद रफीक साहब से आप पूछे, वो बताएंगे एग्जैक्टली रेलवे डिपार्टमेंट उनका है। साहब भी वहाँ गए थे, दौरा करके आए, तो हमने तो हमने उनसे भी पूछा है, जवाब वहां से भी नहीं आया। आप बेफिक्र रहें, जवाब वहां से भी नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन देखा जाए तो मिनिस्ट्री तो वहीं की है, डेफिनेटली यही है। लेकिन एक बहैसियत शहरी, आपका इलाका है, आपका सूबा है, आपकी कॉन्सिक्वेंसी है, जीते हैं आप वहां से और जीतते आए हैं सालों से, तो वहां पर अगर ये एक सानिया हुआ है तो मेरे ख्याल में तो सीएम साहब को जाना चाहिए था, साद रफीक साहब के पास, कि भाई ये क्या हुआ है। तो देखिए, हमने तो अपनी आईनी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी जो है हम पूरी करते हैं, हर जगह पे पहुंचते हैं, फ्रंट लाइन पे रहते हैं। सीएम साहब ने भी दौरा किया, जाके देखा हालत की, लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन मैं जहाँ जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एज फार एज सिंध गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व, सिंध गवर्नमेंट हर वक्त हर जगह पे मौजूद रहती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे, और वो अब कराची में भी प्रोवाइड करिए। हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हैं अंदरूनी सिंध में डेवलपमेंट का काम स्लो है, हाँ कुछ जगहों पे इलाकों वहाँ जरूरत है, शहर में काम हो रहा है और दिख भी रहा है, स्लो है, उसमें और फास्ट करना चाहिए। लेकिन आइडियलिज्म जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बेहतरी लानी चाहिए, बेहतरी हर जगह पे बेहतरी और हर वक्त आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फराज लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और इस वक्त काफ़ी मसरूफ़ हैं आप लोग, क्योंकि मुंतकली का जो है वो वक्त आ गया। तो मैं चाहूँगा जाते जाते जो है वो बस कोई ऐसे दो तीन नाम आ जाए जिनमें से कोई एक हम सीएम देख रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है ये जो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं नाम, मुमताज़ अली शाह साहब का, शोएब सिद्दीकी साहब का, और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब का, मकबूल बाकर, 3-4 जो नाम चल रहे हैं, इन्हीं में से कोई अच्छा, इन्हीं में से कोई एक सीएम आ सकता है। देखते हैं जी कौन सीएम आ रहे हैं, इंशाल्लाह कल या परसों तक जो है वो पता चल जाएगा। जश्न आज़ादी से पहले जो है असेंबलियों को आज़ादी मिलने का मुमकिन इम्कान है। चलते हैं एक वक्फे की जानिब, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और पाकिस्तानी बच्चों ने एक बार फिर अपनी भरपूर जहानत और कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एशियन जूनियर सुपर सीरीज में फतवाहत हासिल की हैं। महविश अली ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और मानूर ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। जब हमें पता चला कि इन दोनों ने ये 2 तमगे जीते हैं तो हमने इन्हें बना लिया है अपने स्टूडियो में मेहमान। वेलकम टू द शो महविश और मानूर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपने गोल्ड जीता है और मानूर ने सिल्वर जीता है, ये मुकाबला कैसे हुआ और आपके मद्दे मुकाबिल कौन थे, जरा हमें ये बताइए। सनसनीखेज फिनाले का हाल क्या था? शुरू में बहुत मज़ा आया, मानूर ने बहुत टफ मैचेस जीते और श्रीलंकन लड़की से जीता, एक और लड़की थी पीएफ की, फिर आर्मी की लड़की से जीता, मैंने आर्मी की लड़की से जीता। बहुत मतलब अच्छे मुकाबले हुए, आखिर में हम दोनों का ही फाइनल आया और फाइनल में भी बहुत मज़ा आया। लेकिन ये था कि इतने मतलब गर्ल्स में इतनी कैटेगरीज नहीं थी, सिर्फ 2 कैटेगरीज थी, तो इसलिए हमें अंडर 17 ही खेलना पड़ा। लेकिन फाइनल में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया और टाइटल्स लिए हमने। वेरी गुड। तो ऐसा तो नहीं कि छोटी बहन जो है वो खुद ही सरेंडर कर गई कि चलें आप बड़ी हैं, आपको गोल्ड दिया, मैं सिल्वर, क्योंकि ये तो फिल्मी सीन हो गया कि दोनों बहनों का ही जो है वो फिनाले हो गया। नहीं, छोटी बहन ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन असल में ये होता है एक्सपीरियंस का होता है, बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती है। तो इसने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया और हम दोनों ने अच्छी फाइट की और हमने गेम खेला। वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानूर आप बहुत जल्द सियासत में आने वाली हैं, सॉरी महविश आप आने वाली हैं, क्योंकि आपने कहा जी छोटी बहन छोटी होती है, बड़ी बहन बड़ी होती है। इससे मुझे वो मशहूर डायलॉग याद आ गया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। खैर, हम मानूर से जानेंगे। मानूर, ये जो महविश ने बताया है वाकई एक्सपीरियंस था या आपने कहा कि चले यार वड्डा कौन तुसी? ऐसी कोई बात नहीं है, कोर्ट में बहनें होती ही नहीं है, चाहे जो भी आ जाए, कोर्ट में वो प्लेयर ओपोनेंट ही होता है। तो अब मैंने तो अपना बेस्ट खेला और वो अच्छा खेली मुझसे, तो जीती, जाहिर सी बात। तो बेहतरीन, आपने इतना ज़बरदस्त शोला बयान जो है वो यहाँ पर हकीकत बताई कि हमारी स्क्रीन जो है वो लर्जा खा गई। खैर, ये बताइएगा कि मुकाबला आप लोगों ने ये स्क्वॉश का खेला, इंस्पिरेशन आपकी कौन, कैसे आपको ये लगा कि जी इस खेल में हमें आना चाहिए, शौक़ कैसे हुआ, घर में किसने सपोर्ट किया, कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी भी हमें पता चले, हमारे नाजरीन को पता चले।
स्टार्ट हमने ऐसे लिया था कि हम सिर्फ फिटनेस के लिए जाते थे, मतलब जैसे बच्चे जाते हैं कि खेल कूद के लिए और थोड़ा बहुत मज़े लेने के लिए, वह एंजॉय करने के लिए। तो मेरे मम्मा पापा ने सोचा कि अगर हम बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर जाए तो उन लोगों का बाकी चीज़ों से माइंड हटे रहेगा। जैसे हम आपको पता होगा कि बच्चे अगर माइंड उनका स्पोर्ट्स और इसमें लग जाए तो वो बहुत सी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ों से साइड पे हो जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी सोच की थी। मैं अभी बहुत खुश हो रही हूँ कि बचपन में मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा सोचा हमारे लिए, और अभी हम इस मकाम पे खड़े और उनके लिए एक फ़ख्र का बाइस बने हुए हैं। तो हम ऐसी मतलब गेम खेलने जाते, लेकिन धीरे धीरे जब हमने मेहनत शुरू की, हमें स्क्वाश से प्यार होने लग गया। हमने बहुत ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत की, तो कहीं जाके हम इस मकाम पे आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने महविश, और सिर्फ आपने अपने वालिदैन का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो है वो नाम आपने रोशन किया है। मुझे बताइएगा कि घर में और कोई स्क्वाश खेलता है, वालिद या, और घर में है कौन कौन, को भाई वो खेलते हो या सिर्फ आप ही जो है दोनों बहनें खेल रही हैं? हमारी फुल फैमिली स्क्वाश फैमिली है। हम आउट ऑफ स्क्वाश फैमिली है। वैसे मेरे बाबा क्रिकेट के प्लेयर रह चुके हैं, बैडमिंटन के प्लेयर रह चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग उन्होंने की है, मतलब 10-10 8-8 साल बता दो जो नहीं किए बाबा ने, वो 2-3 काम बता दो जो नहीं किए। तो हमारी अभी स्क्वाश भी खेलते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी हम 4 बहनें और एक भाई है, छोटी है एक तो, लेकिन हम 3 बहनें, मेरी एक बहन अंडर 15 नंबर 1 है, ये अंडर 11 एशिया नंबर 1 है, मैं 19 नंबर 1 हूँ, मैं सीनियर नंबर 2 हूँ। मैंने 17 टाइटल्स ले चुकी हूँ, 6 रीजनल टाइटल्स, प्रोविंशियल टाइटल्स, 7 मैंने नेशनल टाइटल्स ले चुकी हूँ, 1 मैं इंटरनेशनल टाइटल अभी ले चुकी हूँ। और मेरा भाई भी खेलता है, अंडर 17 नंबर 4 है वो। तो हमारी फुल फैमिली स्क्वाश में एंटर हो चुकी है अब। माशाल्लाह भाई, क्या बात है, बेहतरीन। और आप इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं कि आपकी मौजूदगी में महानूर की तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। महानूर, मैं चाहूँगा कि आप भी बताएं, आप भी सिल्वर लाई हैं, बड़ी बहन को हराया नहीं, खैर मुकाबला किया उनके साथ। तो ये बताइए कि ये कौन सी ट्रिक्स थी जो कि उन्हें मालूम थी? बैकग्राउंड स्टोरी तो कोई होगी कि उन्हें मालूम है आप किस साइड से वीक हैं, वहीं से अटैक किया होगा। वैसे तो मैंने उनके सामने ही स्क्वाश स्टार्ट किए तो पता तो होगा ज़रूर, और एक तो वो बड़ी है, लेकिन मैंने भी मैं एशिया नंबर 1 हूँ, मैं मलेशिया जा चुकी हूँ, वहाँ पे मैंने एक बार 11 में मैं जीती हूँ, मैंने गोल्ड मेडल लिया, और फिर अंडर 13 में मतलब अपनी सीनियर कैटेगरी में मैंने ब्रोंज लिया, 3rd पोजीशन। और अभी मैं अपनी कैटेगरी से बहुत ऊपर खेली, अंडर 17, और मैंने बड़ी बड़ी लड़कियों को हराया। तो उसमें तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हुई कि अपनी बड़ी बहन से फाइनल खेली और बड़ी लड़कियों को हराया अंडर 17 में। तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है वो अपने से बड़ों को हराया है, और गेम अच्छा होना चाहिए। एज इज़ जस्ट अ नंबर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है, आपसे बड़े लोग खेलने के लिए आए, छोटे लोग खेलने के लिए आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताइएगा ट्रेनिंग कितना घंटा करते हैं और पढ़ाई कहाँ तक किया आप लोगों ने और कहाँ तक करने का इरादा है? एक एक करके दोनों मुझे इसका जवाब दें। एक्चुअली सर बहुत से मतलब लोग पूछते हैं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स आप कैसे साथ लेकर जाते हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट मतलब, लेकिन अगर एक बंदा चाहे, इफ़ ही और शी विल कि मैं ये करूँगी, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, तो वो कर सकता है हर हाल में। और एक पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। एजुकेशन हमारे लिए हाँ मुश्किल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ना एवरेज स्टूडेंट थे, हम अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छी पढ़ाई करते थे, टॉप 10 में हमारे मार्क्स आते थे। मेरी बहन पेशावर मॉडल में, हम पेशावर में थे, उसमें ये टॉप करती थी, मेरी दूसरी बहन टॉप करती थी स्कूल में। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाई में बहुत अच्छे, स्टडीज़ को हम नहीं छोड़ रहे, बिकॉज इफ़ यू आर अ प्लेयर और आपके पास एजुकेशन नाउ दैट देन यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो। भाई बहुत बहुत शुक्रिया महविश आपका और मानूर आपका, आपने हमें बताया कि किस तरह से नाजरीन पढ़ाई को भी साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, और कितने सारे इन्होंने मेडल जो हैं वो गिनवा दिए हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है और क्या क्या किया है। माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है जब हम अपने हीरो पाकिस्तानियों को यहाँ बोल मिलाते हैं और इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। और अब वक्त हो गया है नाजरीन शोहदाए वतन को बोल न्यूज़ का सलाम पेश करने का। जी हाँ, इस वक्त दिफाए वतन की
खातिर अफवाज पाकिस्तान के हर अफसर जवान जो इस वक्त सिपाही वकास अली शाह का ताल्लुक जिनका हम जिक्र करने लगे हैं, वो पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके इत्मानज़ई चारसद्दा से है। सिपाही वकास अली शाह ने 25 अप्रैल 2023 को ज़िला खैबर के इलाके में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। एक रिपोर्ट तैयार है, वो दिखाते हैं आपको। दिल के लिए आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा अल्लाह چې زما د ازوی په شهادت راغلو هغه چې هغه موږ تابوت را څنګه راکوس کول، هغه کې باران شروع او خپ سیره مزیدار سوره او پدې کې د خلکو د ناره تکبیر आवाज شروع شو. کله چې د ناره تکبیر आवाज شروع شو، الله اکبر شروع شو، تر کوره پورې چې موږ راتلو د باران او د ګلونو په سم خار شروع. هر هغه ماشوم بچي مور ته وایي چې یاره مورې زما پوج کې برتی که زه سبق وایم، زه سبق وایم ما پوج کې برتی که چې زم د وقاص علی شاه په شان شهید شم. ما دا خو یو وقاص علی شاه دی چې داسې څلور وقاص علی شاه د ملک او د قوم او د فرما قرباني ورکوي او ورکویم به ان شاء الله. جذبے کو ایک جان کافی ہے. الحمدلله خدای شهید موري ما ډیر فخر مې دی پی خدای له قطره مې د کنه نو ډیر زیاته سخت ده چې وقاص بل شان دي کمل خوګمنه بچو نمازوي نرو یو په خپل وطن په خپل خور ځان قربان کو دهشتګرد خو زما یو بچي شهید کو دا زما ستل وقاص شنو به زبې منی نه کوم ملک خور د پاره وي قربان کما. विकास अली शाह जब भर्ती हुआ था बहुत छोटी उम्र में था। उसने इससे पहले बाड़ा ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, उसने तिरा का ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उसने ये बताया था कि मुझे 14 अगस्त और पाकिस्तान सबसे अजीज उसको जो था वो सिर्फ ये पाकिस्तान का जो झंडी था वो यहाँ की वर्दी था। इंशाअल्लाह हमने कभी भी मुल्क के साथ हमारे लहू हमारा खून हर वक्त मुल्क के लिए हाजिर है। जी नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और अब क्योंकि हम माह आज़ादी मना रहे हैं तो देखते हैं कौन कौन किस किस शहर में किन किन तरीक़ों से जश्न आज़ादी मनाएंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है आलिजा ने। सबसे पहले बढ़ते हैं उनकी जानिब, फिर लाहौर का रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलिजा, बताइएगा कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। तैयारियों के हवाले से आपको बताएं तो सबसे पहले तो मैं एक शेर कहना चाहूँ कि दिल से निकलेगी ना मरकतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। क्या बात तो है। 14 अगस्त हमेशा की तरह इस साल भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े जोशो खरोश से मनाया जाएगा। और जो इस्लामाबाद की मरकज़ी शाहराएँ हैं वो कौमी परचम के रंग में रंग गई हैं। और जो जितनी भी मरकज़ी तनसीबात हैं, जिस तरह रेड जोन के अंदर शाहराह दस्तूर के अंदर पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, फ़ॉरेन ऑफिस है, वो हमेशा की तरह बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। और जिस तरह कुछ रोज़ कबल चाइना के नायब वज़ीर आज़म यहाँ पर आए थे तो वफाकी दारुल हुकूमत सुर्ख और सब्ज़ बत्तियों में से छज गया था, तो अब वो सब्ज़ बत्तियाँ जो है वो लगी रहने दी गई हैं। रात को एक दिल फरेब नज़ारा होता है। और यहाँ पर जितनी भी अच्छा आलिजा, मुझे ये बताइए, अभी हम जो है वो इसको आज के टॉपिक में भी शामिल कर चुके हैं। जो भोग चल रहे हैं, बिक रहे हैं, आप मौजूद हैं जहाँ, वहाँ पर आसपास कोई भोपू भी दिख रहा होगा आपको, तो जरा देखिए अगर कोई भोपू मौजूद है तो जरा बताइएगा ये कितनी नॉइस क्रिएट होती है, उसे बजा के तो दिखाएं जरा। वो बजाने के लिए हमने तो सोचा था कि आवाम से अपील करेंगे कि वो उसको लेने की बजाय एक दरख्त लें, छोटा पौधा वो लगाए, वो ज्यादा कारामद होगा। वो भी जरूरी है, लेकिन अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा तो बजाने दें। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये काफी ये अच्छा खासा नॉइस बजा के दिखाएं कितना होता है। कहते हैं तो मैं बजा भी देता हूँ। हाँ जरा पता तो चले ना, आज नॉइस पोल्यूशन पे बात करने वाले। वेरी गुड। वक्त देखे भाई, हिस्ट्री ने ये भी देख लिया कि आलिजा ने खुद भोपू बजा के खुद को बुलाया। तो और
ये मैं लोगों से तलकीन करूँगा कम से कम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि 14 अगस्त बाकी तरीक़ों से भी बड़े अच्छे तरीक़ों से मनाई जा सकती है। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे अभी क्योंकि सुबह का टाइम है, जैसे ही थोड़ी शाम ढलती है बच्चे अपने वालिदैन के हमरा आते हैं, कौमी परचम लेते हैं, ख़ास तौर पर शर्ट्स लेते हैं, और साथ ही साथ इस दफ़ा ज्वेलरी का बड़ा रुझान है। बच्चियाँ जो है सब्ज़ रंग की चूड़ियाँ ले रही हैं। दिखाएं हमें दिखाएं जरा, हेयर बैंड चूड़ियाँ वो सब मौजूद है, इस्लामाबाद जो है टोटली डिफरेंट होगा और उसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। वेरी गुड। अच्छा, लाहौर का रुख कर लेते नाजरीन। लाहौर से हमें खुर्रम मलिक ने भी ज्वाइन कर लिया है, जब तक आप चीजें दिखा रहे हैं। जी खुर्रम, सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का नाजरीन। यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद बच्चों में और अवाम में ट्रैफिक के शऊर को उजागर करना था। आइए जानते हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक हमारे साथ हैं। जी खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और आज DIG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से एक तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई है, जहाँ पर बच्चों ने भरपूर जो है वो शिरकत किया और आज यौम आज़ादी का दिन जो है वो मनाया है। इस वक्त DIG मिर्ज़ा फरहान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या पैगाम देते हैं? बड़ी अच्छी तकरीब जो है आज आपने मुनक्किद की है। मैं बहुत मशकूर हूँ। हम पैगाम यही है कि 14 अगस्त का दिन जो है वो हमारे आज़ादी का दिन है, ये तजदीद अहद का दिन है। इसको बहुत अच्छे तरीके से और जोश व खरोश से मनाना चाहिए, बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए। लेकिन साथ ये गुजारिश भी है कि आप जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें, और मोटरसाइकिलिस्ट के लिए खुसूसी पैगाम है कि वो किसी सूरत वन व्हीलिंग, साइलेंसर निकालना या इस तरह की चीज़ ना करें जिससे हम महज़ब कौम ना नज़र आएँ दूसरों को। हम एक महज़ब कौम है, एक आज़ाद कौम है, हमें बहुत जोश के साथ अपनी जो तकरीब है जश्न आज़ादी की वो मनानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, इन यकीनी तौर पर इनको यही पैगाम दिया जा रहा है कि ये हुल्लड़बाजी जो है वो ना करें और यौम आज़ादी को जो है भरपूर अंदाज में मनाएं। जी बेटा, मुझे बताएं किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं यौम आज़ादी को? हम 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, हमें उसमें ना व्हीलिंग करनी चाहिए, ना हमें उसमें वन व्हीलिंग करनी चाहिए, ना कोई हुल्लड़बाजी करनी चाहिए। हमें सिर्फ जोश व खरोश से और कानून की पाबंदी करते हुए 14 अगस्त में होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। स्टूडेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि भरपूर अंदाज में जो है वो 14 अगस्त मनाना चाहिए, क्योंकि मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ये मुल्क हासिल किया गया। और ये तकरीब यहाँ पर जो मुनक्किद की गई थी DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग की जानिब से की गई थी, जहाँ पर बच्चों ने कैसी जी बहुत खुर्रम आप हमारे साथ थे, और यकीनन बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपना मकसद भी बयान किया कि जी आप वन व्हीलिंग भी ना करें, आप साइलेंसर भी ना निकालें, आप आज़ादी मनाएं, लेकिन उससे ये तासुर जाना चाहिए नाजरीन कि आप आज़ाद हैं। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप बेलगाम हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम आज़ादी मनाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम इस छोटे से फ़र्क को भुला बैठते हैं कि हम आज़ाद हैं, बेलगाम नहीं। इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए कि हमारी आज़ादी से हमारे पड़ोसी को, हमारे इर्द गिर्द में जो माहौल है उसे कोई आलूदगी, कोई नॉइस पोल्यूशन ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। कोई बीमार हो सकता है हमारे शोर से, हमारे शुगल से, हमारे तेज़ वॉल्यूम में जो मिली नगमे होते हैं वो बजाने से। हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब का ख्याल रखें और भरपूर तरीके से जो है वो आज़ादी मनाएं। आज़ादी मनाने से आपको कोई नहीं रोक रहा, कोई रोक ही नहीं सकता भाई। आज़ादी मनाने के लिए ही तो आखिर हमने मुल्क हासिल किया था, और ये याद रखने के लिए कि मुल्क हासिल करने में कितनी कुर्बानियां दी गई थी। मुताला पाकिस्तान को कभी ना छोड़िएगा। और मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जब अगस्त का महीना करीब आता है तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री को रिवाइव कर लिया करें। ज़्यादा दूर से ना पड़े तो 1945 से ही जब आप शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मुसीबतों और मुश्किलात से मुल्क हासिल किया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और इस वक्त आपको बताएं कि चाइल्ड लेबर और बदतरीन तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना अब तक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर्स की टीम ने प्लास्टिक सर्जरी का अमल मुकम्मल किया है और अब दूसरे ज़ख्मों और दीगर बीमारियों की तरफ जो है वो तवज्जो दी जा रही है। वहाँ दूसरी तरफ अदालत ने मरकज़ी मुल्ज़िमा सोमिया आसिम की एक और दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। इसी पर मज़ीद बात होगी। बच्चों की फ़लाह के लिए काम करने वाले हामिद अलवानी साहब जो हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और रिजवाना की हालत के बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे से बात करके आपको
ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो दे दें। फिलहाल हम हामिद अलवानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आपका ताल्लुक बेसिकली बच्चों की एजुकेशन से है, उनकी फलाह से है। किस तरह से जो है वो बच्चे पढ़ लिख करके जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और इस किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जो ये तशद्दुद हो गया है, जो ये काम हो रहा है, अभी आप देखें, मैंने कल परसों ही एक वीडियो देखी थी, मेरी गुजारिश होगी टीम से कि वो भी लगाएं कि जी अपनी मेड के साथ खाना खाने के लिए फूड कोर्ट में गए हैं और मेड को बेचारी को नीचे बिठाया हुआ है और ख़ुद जो है ऊपर बैठ के खा रहे हैं। तो ये हकीरी का जो आलम है, ये जो इस तरीके से कि इंसान को इंसान नहीं समझना, ग़ुलामी का एक जो कॉन्सेप्ट, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो वापस आ गया है, उसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं? देखें, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स और अवेयरनेस के बारे में ही नहीं पता। और चाइल्ड लेबर तो आपके देखें बिल्कुल ममनू है, प्रोहिबिटेड है। इवन आप चाइल्ड लेबर में किसी, हता कि हमारे पास बहुत सारे कवानीन हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आप देखें वर्क प्लेस पे वुमेन हरासमेंट है, उस पर कानून है। प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट हरासमेंट एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस पर हमारे पास कानून है। उसकी तो 2 यूनिवर्सिटीज़ की तो इतने सारे DVDs और वो आ गई हैं कि कम से कम 1 टेराबाइट का तो डाटा। डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी है, बावलपुर, उससे पहले आप देखें बलूचिस्तान में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, उससे पहले आप देखें गोमल यूनिवर्सिटी KPK में। तो एक बड़ा एक अलमिया है। और आप देखें, एक तो देखें हम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं, इसकी वजह यही होती है। आप देखें हमारे पास एक ये है कि जब भी बच्ची 10-12 साल की होती है तो पेरेंट्स जो है रिलैक्टेंट हो जाते हैं कि जी वो बाहर का हालात ऐसे हैं, तमाम चीज़ें। और आपको मैं बताऊं कि बच्चियों में आपकी 42% बच्चियाँ मैट्रिक तक आती हैं और उसमें सिर्फ 10% जो है टोटल आबादी की बात कर रहा हूँ जो पास आउट होती हैं। यानी हमारे पास तालीम का इतना फुकदान है, खुसूसन ख़वातीन में। और उसके बाद में ये जो वाक़यात इस किस्म के हो जाते हैं तो उससे मज़ीद डिस्करेज होता है। उसकी वजह यह है ना अमित साहब कि देखें, तालीम का फुकदान भी है, फिर हमें चाहिए भी अपनी बेगमात और बच्चियों के लिए लेडी डॉक्टर, और हम अपनी बच्चियों को और बहनों को पढ़ने भी नहीं देंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है। तो इसके लिए अब आवाम तो कुछ कर नहीं सकती है, तो हुकूमत का काम है या फिर कोई फलाई इदारे या आप लोग जो है वो अवेयरनेस जो है वो पैदा करें। क्योंकि देखिए, रिजवाना के केस की अगर हम बात करें तो ये तो सेकेंडरी है जो तशद्दुद हुआ है। प्राइमरी मैटर तो ये है कि चाइल्ड लेबर के लॉ में आना चाहिए ना। एक बच्ची जो कि अंडर एज है, उसे आपने इस काम पर रखा कैसे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक तो आप ये भी देखें कि किन्होंने रखा है, यानी वो लोग जो अदलिया जो कानून पढ़ाते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं। और दूसरा है कि गुर्बत की वजह से आप ये सिर्फ यहाँ रिजवाना देखो, घरों में हमारी मेजॉरिटी बच्चियाँ जो है ना घरों में काम करती हैं। अब मेजॉरिटी बच्चियाँ आप देखें खेतों में काम करते हैं, मेजॉरिटी आप बच्चियाँ देखें अपने से छोटे बहन भाई को संभालते हैं। और इसमें सीजनल भी, आपकी गंदम का सीज़न हुआ बच्चियाँ वहाँ लगा दी, आपका चावल का सीज़न हुआ वहाँ लगा दी, टोमेटोज पिकिंग होती है उसमें लगा दी। यानी ये चीज़, और उसके बाद उस बच्चों को हम दूर दराज भेजते हैं क्योंकि गुर्बत और अवेयरनेस नहीं है। हम उनको, अब वो 13-14 साल की बच्ची जैसा हमारे पास रिजवाना का एक एग्जाम्पल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए, अब वो देखें उसके पूरा तशद्दुद, सर में कीड़े पड़ गए, फ्रैक्चर्स इतने सारे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि वो जो लोग चाहते हैं कि जिस किस्म के उसके पर उनके एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, वो अभी तक आप देखें वो चीज़ें नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है। खैर, हमारे साथ लाहौर से ताबिश बड़ी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, वो बताएंगे रिजवाना की हालत के बारे में। जी ताबिश, बताइएगा। देखें, बिल्कुल रिजवाना जो है घरेलू तशद्दुद का शिकार आज 19वें रोज़ भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। गुज़िश्ता रोज़ जो है प्लास्टिक सर्जन की जानिब से जो है उनके मुख्तलिफ ज़ख्मों का ऑपरेट भी किया गया और जो ज़ख्म है उनको साफ़ भी किया गया और एक हफ़्ते में 2 से 3 बार उनके ज़ख्मों की सफाई की जा रही है। हालत जो है वो पहले से ज़रूर बेहतर है, लेकिन अभी तक जो है रिजवाना ने उस तरह खाना पीना शुरू नहीं किया जैसे नॉर्मल लोग हम लोग खाते हैं। तो डॉक्टर की जानिब से यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दिन ब दिन बेहतरी ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन अभी मज़ीद कुछ हफ्ते लगेंगे। और रिजवाना के दोनों हाथ अभी तक फ्रैक्चर है और डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक हाथ फ्रैक्चर था लेकिन किसी क्वैक से उसको दोबारा ठीक करवाया गया, लेकिन उसको प्लास्टर बांध के जो है अभी साइड पे कर दिया गया। लेकिन अभी तक दोनों जो बाजू हैं उनका अभी तक सर्जरी नहीं की जा सकी। और इसके अलावा जो उनके इम्यून सिस्टम था जो वीक था वो भी अब मज़ीद बेहतर होना शुरू हो गया है। CBC उनका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी जो है हालत जो है वो ख़तरे से बाहर ज़रूर है,
लेकिन अभी कई हफ्ते मजीद लग जाएंगे रिजवाना की हालत को मजीद बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि 13 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर रिजवाना का मुआवजा जारी किए हुए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन उनको चेक किया जाता है, उनके ज़ख्मों को साफ़ किया जाता है, क्योंकि ज़ख्म जो है वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो इसलिए कुछ वक्त मज़ीद लग सकता है। और अभी तक जो है रिजवाना जब खाना शुरू करता है कि डॉक्टर की जानिब ये कहा जा रहा है तो उनमें कुछ ताकत होगी तो दैन जो है उसकी जो सर्जरी है दोनों हाथों की, चाहे उसको हमें मज़ीद 1 माह लग जाए, लेकिन जब तक रिजवाना की सेहत स्टेबल नहीं होती तो दोनों जो हाथ फ्रैक्चर हैं उनको ठीक फिर किया जाएगा। पूरे जिस्म पर जो है वो ज़ख्मों के निशानात हैं, जो सर था वो काफ़ी हद तक पहले से बेहतर है, लेकिन जैसे स्टार्ट में आई रिजवाना यहाँ पर 24 जुलाई को, तो उस वक्त जो है इशू ये था कि उनके ज़ख्मों में भी कीड़े पड़े हुए थे। अल्लाह अकबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, आपने बताया हमें और बड़े हौसले की वहाँ पर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे के ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ है उसे रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन हमीद साहब बेतहाशा रिजवाना है, ये तो एक केस हमारे सामने आ गया है, वरना ऐसी तो बेतहाशा हैं जिनको तालीम की मैं तो कहूँगा कि कमी की वजह से ही है। वालदैन जो हैं वो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे हैं और जो काम पे भेज देते हैं, ऐसे उन वालदैन से भी ये सवाल बनता है, चाइल्ड लेबर करवाने वालों से भी ये सवाल बनता है। और मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से आपके इदारे को जो है वो तकरीबन $2 मिलियन या $1.5 से $2 मिलियन की फंडिंग हुई, $2.25 मिलियन की फंडिंग हुई है। तो वो $2.25 मिलियन कौन सी रिजवानों के की तरबियत के लिए लगे हैं अभी तक? देखें, ये एक प्रोजेक्ट है सेलेक्ट के नाम से, जिसको सिंध गवर्नमेंट और विद कोलैबोरेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक हम कर रहे हैं, और उसको अभी हमने स्टार्ट लिया है और उस पर हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद सिर्फ ख़वातीन को यानी स्पेशली बच्चियों को पढ़ाना है, ताकि बच्चों में जो ड्रॉप आउट रेशो है वो हमारा बहुत हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशो है। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान की 53% बच्चियाँ पाकिस्तान की वो आउट ऑफ स्कूल है। दैट मीन्स कि शी और ही नेवर बीन इन स्कूल, कभी नहीं गए, जिसमें 2.30 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये यूनिसेफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और उसमें से 1.30 करोड़ बच्चियां हैं, यानी 52% उसके जो बच्चियां शामिल हैं, जिसकी वजह से हमारे, और उसमें से 78% बलूचिस्तान की हैं, 52% सिंध की हैं। तो ये तमाम, जैसे आपने बात की कि अभी पेरेंट्स का, तो पेरेंटिंग का भी एक बड़ा रोल है। देखिए, पेरेंटिंग को भी हमें उसको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, स्टेट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और जिस तरह जो लोग इनको लेबर हायर करते हैं, इन बच्चियों को हायर करते हैं, उन लोगों को भी एक सेंसिबल सिटीजनशिप। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने आपको प्लान दिया है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाना है, तो आप उन्हें इस जानिब लेकर आए। इसके आंकड़े इस वक्त क्या कह रहे हैं? कितने लोगों के ऊपर आप लोगों ने ये जो है वो काम शुरू कर दिया है? वर्किंग क्या आई है, इसका रिजल्ट क्या है अभी तक? क्योंकि परसों तो असेंबली जो है वो आज या कल में तहलील हो जाएगी, खत्म हो गई कहानी। तो फिर ये जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे तब तक रुकेगा या चलता रहेगा ये मामला? नहीं, देखें, ये एक वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, इसका कोई गवर्नमेंट की तहलील होने से न इसके बजट का कोई गवर्नमेंट की है ना सुपरविजन, लेकिन हुकूमत बदलती है तो हमने यही देखा है कि वो पुराने मंसूबे रोक देती है। लेकिन ये एक वर्ल्ड बैंक का MOU सिंध गवर्नमेंट के साथ साइन है, जो इसको 2026 तक इसकी कंटिन्यूटी करनी है, और जिसमें हमने 12 अजला को पॉइंट आउट किया है जो एज़ कम्पेरेटिव दूसरे ज़िलों से थोड़े कमज़ोर हैं तालीमी लिहाज से, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो है फोकस है वो है बच्चियों को पढ़ाना, और कम से कम हम जो है ड्रॉप आउट रेशो को मिनिमाइज़ करें। आपको मैं बताऊं, ड्रॉप आउट इस वक्त सिंध में ही खाली प्राइमरी ड्रॉप आउट यानी वो है कि 23% है। ड्रॉप आउट मीन्स कि वो बच्चा जो पहली क्लास में या बच्ची दाखिला लेती हैं और दूसरी या तीसरी क्लास में स्कूल छोड़ जाते हैं। उसकी आखिर क्या वजूहत हैं? एक वजूहत तो आपकी सोशल हैं कि हमारे वडेरा शाही है, इन्फ्लुएंस हैं, तमाम चीज़ें। एक वजह जो है गुर्बत है, महंगाई है, उसकी वजह। एक वजह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये देखें, बाउंड्री वॉल नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, टॉयलेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, बेंचें नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, और फिर ये तमाम चीज़ों पे इस पे चाह रहा है कि वर्ल्ड बैंक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, साथ साथ हम उसको सोच। और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपका टीचर इतना फुल इक्विप नहीं है, हम उसको भी फुल इक्विप कर रहे हैं, एज अ मास्टर ट्रेनर कर रहे हैं। और देहातों में आप देखें फीमेल टीचर का बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास। तो इसमें हमने इस दफ़ा भी सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है, कोई अराउंड 60,000 जो है थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी IBA या आगा खान के थ्रू उनको रिक्रूटमेंट की है, जिसमें मेजॉरिटी हमने फीमेल को प्रायोरिटी दी है। कोशिश रहेगी कि हम आगे कुछ काम कर सकें। आप हमारे साथ रहेगा। अमित साहब, एक और मसला है आवाम के साथ आज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 14 अगस्त करीब आ चुकी है और ये मसला जो है वो हर किसी के साथ रिलेटेड है। ये एक ईजाद की गई है
मैं नहीं जानता कि ये किसने ईजाद किया। एक भोंपू जो है वो बनाया गया है जिससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होती है, और नॉइस पोल्यूशन कोई छोटा मसला नहीं है नाजरीन, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इसे गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 12,000 के करीब पूरी दुनिया में प्री मैच्योर डेथ नॉइस पोल्यूशन की वजह से होती हैं, और तकरीबन 48,000 कार्डियक पेशेंट जो हैं वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है वो आते हैं सामने। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के बड़े मशहूर ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, उनकी राय इस पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो क्रिएशन हो गई है इसकी सेलिब्रेशन तो होती है, लेकिन ये 1 तारीख से शुरू हो जाती है और 14 तारीख के बाद तक जारी सारी रहती है। इसके कितने केसेस इस दौरान आपके पास आते हैं, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये मामला कितना संगीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने नॉइस पोल्यूशन यानी कि शोर की आलूदगी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि शोर की आलूदगी होती क्या है, और उससे डेथ भी होती है, उससे ब्लड प्रेशर भी होता है, उससे हार्ट अटैक भी होता है, उससे शुगर भी होता है, उससे बहुत सारी चीजें, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जो बेसिक आपका सवाल है उसमें तो एज सच हमें नहीं पता कि इस दौरान कितने लोग आते हैं, क्योंकि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई मौत भी हो गई है शोर की वजह से, तो ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई डाटा फॉर्म नहीं होता है, या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कॉज ऑफ डेथ प्रॉपर नहीं लिखा जाता या मालूम किया जाता है कि ये जो साहब इंतकाल कर गए इनको क्या प्रॉब्लम थी और ये किस चीज में की वजह से इंतकाल कर गए हैं। तो यानी ये आपके कहने का मकसद ये डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आसान कर दूं इसे, कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो आपके अंदर मौजूद किसी बीमारी को ट्रिगर कर देता है, जिसमें हेयरिंग प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, इन्हें ट्रिगर करने के लिए जो है वो ये नॉइस पोल्यूशन जो है काम करता है, ऐसा नहीं? हाँ जी, ये भी है, और इसके साथ साथ ये भी है कि वो बीमारी को जन्म भी देता है। यानी एक आदमी नॉर्मल है लेकिन ये मुस्तकिल रोजाना शोर वाली जगह पे, जहाँ पे फैक्ट्री का शोर है या कोई ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे खाम खा का हर थोड़ी देर बाद शोर होता है। एक जमाने में 2 स्टोक रिक्शा चलते थे, आप देखें रिक्शा कहीं पे जाकर रुकता था तो इतना शोर होता था कि उस वक्त उस जगह का उस इलाके का माहौल बड़ा खराब हो जाता था। तो इसकी वजह से आदमी में चिड़चिड़ापन, दिमागी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिसका पता नहीं चलता कि अच्छा ये शोर से हुआ है, लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बेसिकली उसको शोर से, वो बिल्कुल ठीक था लेकिन मुस्तकिल शोर में रहते रहते बहरापन हो गया, अब उसको आलाए समात लगानी पड़ रही है। वो शोर में रहते रहते उसकी दिल कमजोर हो गई, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया और ब्लड प्रेशर की गोलियां खाता है वो शोर में रहते रहते। और ये दिस इज अ स्लो पॉइजनिंग, ये कोई एक दिन नहीं है कि आज मैं बैठ गया हूं कहीं शोर की जगह पे किसी कॉन्सर्ट में या किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में स्पीकर के पास और मैं जो हूँ बीमार हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो ग्रेजुअली आप बैठे रहेंगे, बल्कि आप लोगों ने या आपके नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कभी आपने 1 घंटा 2 घंटा स्पीकर के सामने अगर बैठ जाए म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में या कहीं पे, तो जब वहां से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कम सुन रहे हैं, बहरापन थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन चूंकि वो बार बार नहीं होता है इसलिए परमानेंट नहीं होता है, तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि इस पॉइंट को भी आप जो है वो जरूर हाईलाइट करें और इसमें हमारी जो है वो इस्लाह भी करें कि अब ये 14 अगस्त के ऊपर जो ये आला तैयार किया गया है, जो ये बजा रहे हैं, ये तो बाज नहीं आने वाले हैं। मना कर करके हम थक गए और हमने कोशिश भी ये की है कि भाई आप ठीक है सिक्योर इन्वायरमेंट में कर लें, आप अपार्टमेंट्स में ना बजाएं, घरों में ना बजाएं। अगर आप सड़क पे हैं तो सड़क तो एक खुली जगह है, वहाँ पर आपके इतना नॉइज़ जो है वो क्रिएट नहीं होगा और एक आध दिन के लिए 14 अगस्त तक के लिए महदूद अगर रह के आप ये कर लें तो ठीक है। तो आप इन्हें क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि किसी चीज पे सेहत के हवाले से किसी भी तरीके से हम कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं करते हैं या ऐसे मेजर्स नहीं उठाते हैं या इक़दाम नहीं उठाते हैं जिसमें आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ आपकी प्रॉपर रहे। अनफॉर्चुनेटली
आप देखें तो बसों में, बड़े बड़े बसों में क्या होंडा 50 में प्रेशर हॉर्न लगा होता है, आदमी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ये जो आप पर्टिकुलरली बाजे की बात कर रहे हैं, इसको तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है और इसको हम आवाम को भी चाहिए कि इसके ऊपर आप जो है केयर करें। ऐसा ना करें कि आपकी जात से किसी के को तकलीफ पहुंचे, उसकी समात बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बहरापन हो जाए, या उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे सरकार की है, हुक्मरान की है कि ये जो इस तरह के जो बाजा है जिससे कि सेहत खराब होती है, वो उसको उस पर बैन लगाया जाए, उसके बेचने पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे और उसके जो बाजारों में जो बिक रहा है फ्रीली, इस पे पाबंदी होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी ये राय है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी मायनाज राय से जो है वो हमें आगाह किया। अमित साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम आवाम से ये कहते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप बाजे ना बजाएं, वो हमसे कहते हैं ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, तो वो कहते हैं हमें आप कुछ तो सेलिब्रेट करने दो, जब इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, जब डॉलर महंगा हो चुका है। अच्छा, ये बड़ी मजे की चीज़ है, एक ठेले वाले को भी पता है कि डॉलर महंगा हो गया है, वहां तक इफेक्ट हो रहा है। मतलब इन्फ्लेशन का आप रेशियो और मयार चेक करें। आप यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहे थे आप और हम बैठ के, एक पथारा लगाने वाला भी जानता है कि जी डॉलर का रेट क्या चल रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो वो अगर हम उन्हें महदूद ही कर दें इस काम से, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बाकी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों में अगर एजुकेशन हो तो उन्हें क्या ये सिविक सेंस, बेसिक सेंस पहले से मौजूद नहीं होगा कि जी हम एक मोहल्ले में हैं, हम एक बिल्डिंग के क्लोज इन्वायरमेंट में हैं, एक अदबी माशरे के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो हमें एहतियात करना चाहिए, हमारा पड़ोसी जो है वो हमसे प्रॉब्लम में ना आए। और ये सिविक का तो चैप्टर ही निकाल दिया। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पढ़ते थे तो हमें सिविक पढ़ाया जाता था, आपने भी पढ़ा होगा यकीनन। अब जो कोर्सेज आ रहे हैं उनमें सिविक वो कहते हैं नहीं आपको जरूरत ही नहीं है भाई, अब छोड़ें। देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमें सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। अब तो ये तो अब देखें ना, बच्चे हैं, ये तो इसमें एक तो बच्चों को अवेयरनेस, दूसरी इसमें टीचर पेरेंटिंग, इनका भी बहुत बड़ा रोल है कि उनको ये बताएं, गलत और सही में उनको डिस्टिंग्विश करना भी बताएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं होता। तालीम की हालत जो मैंने आपसे अभी शेयर की कि जो कुछ है कि 2 करोड़ 30 लाख बच्चे, अगर जिस मुल्क में कभी स्कूल देखा ही नहीं हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मुख्तसर मकसद ये है कि ये हमें अवेयरनेस उनमें बच्चों में क्रिएट करनी पड़ेगी। और हम इसमें देखें, अब सिविक सेंस की हालत ये है कि आप वन वे से आ रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी, और आप कहते हैं जी मेरी 1 करोड़ की गाड़ी है, आप वन वे से आ रहे हैं, और अगले को इशारा करके कहते हैं कि आप रॉन्ग आ रहे हैं। तो हम बड़ों में भी अगर वो बच्चे बजाते हैं और अगर कोई उन्हें रोकता भी है और तंबीह करता है या सही राह पर बताता है, तो उस पे उसके पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं। और अब अक्सर देखें आप बच्चों की वजह से बड़े आपस में लड़ाई हो जाती है, ये तमाम चीज़ें। तो इस चीज़ में हमें अवेयरनेस, तालीम, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारा पिलर यही है। अब रिजवाना वाला केस जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, इसमें आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि ये तो एक केस जो हमारा हाईलाइट हो गया, अदरवाइज कितने ऐसे केसेस हैं जो प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं होते। आपको बताऊं, डेली 12 से ज़्यादा बच्चे, एक रिपोर्ट जो है डेली जो है चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं। ये एक रिपोर्ट जो आपके रिपोर्ट होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उससे 10 से 20 गुना ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये हमारी अभी भी इस वक्त आपको पाकिस्तान की बताऊं कि 2022 से में 33% हमारा चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ा है। और इंडिया में दूसरी जगहों पे चाइल्ड अब्यूज़ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, दूसरे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, उनको देते हैं। ऊपर भी आपको वीडियो नजर आ रही होगी, आप देखें कि किस तरीके से जो है वो बच्ची को नीचे बिठाया हुआ है और खुद खा रहे हैं। मतलब इतने बेहिस लोग कैसे हो सकते हैं। ये स्लेवरी का जो दौर हमें बताया जाता है कि जिस ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे और उनसे, ये वाकई ये शहंशाहों और ग़ुलामों वाला फ़र्क आपको नहीं दिख रहा कि कुर्सी खाली है, अगर वो बच्ची ऊपर बैठ के खा लेगी तो इनका क्या चला जाएगा। देखिए, इसमें एक तो बड़ी चीज़ है ना, वो तालीम और तरबियत में भी फ़र्क है। तालीम बड़ों में भी नहीं, हम उसको तालीम नहीं आती। हमने उसको जो है डिग्रीज के साथ जो है ना एक बिल्कुल उसके मुंसलिक कर है, लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो इनकी तरबियत नहीं होती है, आप बिल्कुल सही करते हैं, ये भी हम देखते हैं कि बीइंग मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बताऊं, कहीं नहीं होता कि दरवाजा खोलना, लाल बत्ती, ब्लू बत्ती, और तालीम की भी ज़रूरत होती है। नाज़रीन, हमीद अलवानी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इन्वाइटिंग मी मौजू पे जो है वो आपने
हमें अपनी राय से आगाह किया है। नाज़रीन, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ाइए, और हम ले रहे हैं एक वक्फा क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब वक्त हो गया है, आज जुम्मतुल मुबारक है तो आलिम के बोल का, और हमेशा की तरह हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है नाज़रीन, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप उन्हें हर वक्त, हर जगह, हर चैनल पर भी आपको नज़र आते हैं। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा रहते हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं, हमारे उस्तादों में शामिल हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, और आज भी जो है वो आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊं किया ताकि मैं आपसे भी और आपकी वसातत से अपने मुल्क के दीगर बासियों से भी और दीगर लोगों से भी हम कलाम हो सकूं। आपका भी शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ज़रूरी होता है कि हम जैसे कम इल्म लोग जो होते हैं उनकी आप इस्लाह फरमाएं, और जहाँ जहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उन्हें दूर करें। अब मिसाल के तौर पे हम इस वक्त मना रहे हैं आज़ादी का महीना, तो आज़ादी पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अगर हम तफसीली गुफ्तगू हिजरत पे कर लें, क्योंकि एक बड़ी तवील हिजरत हुई, मदीना सानी जैसी जो है वो रियासत यहाँ बनाई गई, और मदीने के वक्त भी एक हिजरत हुई थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत फरमाई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप वहाँ पर चले जाइए। फिर तारीख़ ने देखा कि फ़तह मक्का भी आपके सामने आई, और फ़तह मक्का का क्या खूबसूरत वाक़या था जब अंसार की मौजूदगी में आका सलातो सलाम मक्के के सरदारों को ऊँटों के तहाइफ नवाज रहे थे, और चंद अंसार आए और फरमाया कि आका सलातो सलाम आप तमाम तहाइफ जो हैं वो मक्के के सरदारों को दे रहे हैं फ़तह मक्का के बाद, तो हमारे लिए कुछ। तो आका सलातो सलाम ने कितनी मोहब्बत से फरमाया था कि तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ, जिसके ऊपर सारे अंसारों में मुस्कुराहट दौड़ पड़ी, और एक मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। तो मैं चाहूँगा कि इस हिजरत को, हमारी जो मदीना सानी की रियासत पाकिस्तान वजूद में आई, उस हिजरत के साथ अगर आज आप जोड़ेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश होगा। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर मेरा जो बिलीव या मेरे जो यकीन है वो पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला के नबी की अताओं में से एक अता और मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। पाकिस्तान का क़याम एक ख़ास मकसद के तहत अमल में आया, और हम देखते हैं कि आज तक इस वतन अजीज़ की अज़मत और इसके इस्तेहकाम के वाले से जिन जिन लोगों ने भी कदगन लगाए, उनके साथ वही सलूक हुआ कि जिस तरह का सलूक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ हाथ लगाने वालों के साथ हुआ था। नस्लें मिट गई हैं उनकी जिन्होंने इस वतन को मिटाने की कोशिश की। हम जब देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी रियासतें किसी नजरिए के ऊपर कायम की गई हैं, वो तकरीबन मुझे जो नजर आ रहे हैं वो 3 रियासतें हैं। एक रियासत मदीना है, एक रियासत इसराइल है, और एक रियासत बाद पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो नजरिया 2 कौमी नजरिए पर, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस नजरिए पर कायम की गई है। अब इसके पीछे आप अगर देखते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमें कॉमन नजर आती हैं कि जो रियासत मदीना के अंदर हुई थी, उसके क़याम के वक्त जो चीज़ें सामने आई थी, उसी तरह की मुनासबत आपको पाकिस्तान के क़याम में भी आती है। एक बात तो आप और मेरे सुनने वाले सारे हम सारे ये यकीन कर लें कि किसी बड़ी इनायत और नेमत की अता से कबल कुदरत कौमों के इम्तिहान भी बड़े तगड़े लिया करती है। अब जरा रियासत मदीना के पीछे देखें। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मक्का मुकरमा के अंदर जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा, इंडिविजुअली और कौमी तौर पर, खानदानी तौर पर, फिर आप शेब अबी तालिब के वो दर्दनाक हालात और मनाजिर को देखिए कि 3 साल समाजी बाइकाट है, और उस अरब के मुआशरे में कि जहाँ गुजारा ही मुमकिन नहीं है, और वहाँ एक पूरे खानदान को एक घाटी के अंदर सिर्फ एक नजरिए के हवाले से बात करने से रोक दिया जाता है और कैद कर लिया जाता है। और ये किस जवां मर्दी से ये लोग उसका मुकाबला करते हैं, ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आपके साथ खड़े हुए वो तमाम लोग और सहाबा और आपका खानदान कि जो इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नजरिए के ऊपर था, तो उन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आजमाता हूँ, और जब तुम आजमाइश में मुकम्मल हो जाते हो, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हारे लिए एक निकलने का खूबसूरत रास्ता अल्लाह ताला बना देता है।
ऐसा खूबसूरत रास्ता मक्का शरीफ में बनता है कि फिर हिजरत आपके सामने है कि हिजरत का एक सिलसिला होता है कि ताकि सबसे पहले हिजरत से भी पहले अगर आप देखें तो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को आसमानों पर महराज करवाकर उनकी वो जो सफर की, उनके मिशन की वो जो थकावट और थकान है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाते हैं। और वो क्या अजीम नेमत है जो अल्लाह ताला ने महबूब को आसमानों पर बुलाकर अपने बगैर बिला हिजाब दीदार की जो ना वो सादत अता फरमाई। और उसके बाद फिर चूंकि तकमील इस तरह से थी कि क़याम था रियासत मदीना का करना, तो अल्लाह के नबी को एक मजीद आजमाइश से और आपके साथियों को एक मजीद आजमाइश से गुजारा गया। और क्या आजमाइश है कि चलो भाई हिजरत कर, जो अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह के इस दीन के लिए कुर्बान करो। अब वो लोग किस कदर अजीम लोग हैं कि जिन्होंने न माल देखा, न औलाद देखी, न रिश्तेदार देखे, न उन्होंने अपना पैसा देखा, न बागात देखे, पकी हुई खजूरें लगी हुई हैं, लेकिन वो लोग अपने मिशन पर रवाना हो गए। अब उस सफर को जब आप देखते हैं हिजरत में, सबसे पहले मौला कायनात का हुजूर के बिस्तर पे आराम करना और बड़े डट कर मौत की आंखों में आंखें डालना, फिर हजरत बाहर पूरे कबीले जो हैं वो तलवारें लेके खड़े हैं उस वक्त। जी जी। और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का रसूलुल्लाह की मईयत में वो साबित कदमी दिखाना, कभी दौड़ के आगे जाना, कभी पीछे आना। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर आगे क्यों जा रहे हो, कभी दौड़ के पीछे आ जाते हैं। और कहते हैं या रसूलुल्लाह ख्याल आता है कि कहीं कोई आगे से हमलावर ना आ जाए, तो इसलिए आगे आता हूं कि अगर आगे से हमला हो तो मेरे सीने पे तीर आ जाए, मेरे सीने पे तलवार आ जाए, मेरे सीने पे नेज़े का वार मैं उसको सह लूं। और फिर ख्याल आता है कि कहीं कोई पीछे से हमला ना कर दे, तो हुजूर फिर दौड़ के पीछे आ जाता हूं। फिर आप वो गार के अंदर की वो जहाँ जिसको कहते हैं कि फरजानगी देखिए, दीवानगी देखिए, फिदाकारी देखिए कि सांप डसता है और उफ तक नहीं करते हैं। तो फिर इसी चीज को जब आप आगे देखते हैं कि मेरे नबी पाक का मदीना मुनव्वरा में जाना और मवाखात का वो सिलसिला, जब आप मवाखात के उस मंजर को देखते हैं तो मेरे भाई इंसान की रूह तरोताजा हो जाती है कि अल्लाह के नबी ने एक को दूसरे का भाई बनाया। और हालत ये हो गई कि वहाँ के जो अंसार साहब हैं वो अपनी आला किस्म की जमीन अपने मुहाजिर भाई को दे देते हैं। और यहाँ तक ऑफर होती है कि जब खवातीन की इन्हीं रिश्तों की कमी हो जाती है तो फिर यहाँ तक ऑफर होती है कि जो खूबसूरत बीवी है हम उसको तलाक दे देते हैं ताकि वो आपके निकाह में आ जाए। अल्लाह अकबर, क्या तारीख ऐसा मंजर पेश कर सकती है कि जिसमें इतनी बड़ी कुर्बानी और ईसार का जज्बा हो। अब जब एक तरफ आप ये मंजर देखते हैं तो अब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के असहाब पर फिर वो अजमत अता करता है, रियासत मदीना का क़याम होता है। फिर वही जो दो दुश्मन थे वापस में दोस्त बनते हैं। और फिर एक मंजर वो भी आता है कि महज चंद सालों के अंदर फतह मक्का होता है, वो मक्का कि जहां से बड़े बेदर्दी से अल्लाह के रसूल को उनके साथियों समेत निकाला गया। अब उसी में मक्के में रसूलुल्लाह शाहाना अंदाज से आते हैं और यूं इस्लाम का झंडा लहराते हैं। अब आप आ जाएं हिंदुस्तान के उन हालात की तरफ कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपकी मस्जिदों के अंदर खंजीरों के सर काट के फेंके जा रहे हैं, मुसलमान इबादत कर रहे हैं तो हिंदू बलवाई वो आकर आपकी मस्जिदों में बाहर ड्रम बजाते हैं। यानी हालत ये है कि कोई मुसलमान आज़ादी के साथ अपना कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, अपनी इबादत नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब कथा कलामी की माफी चाहूंगा, कथा कलामी की माफी चाहूंगा, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि हिंदुस्तान में आज भी यही हो रहा है और जो लोग दो कौमी नजरिए के खिलाफ थे ये उनके मुंह पे खुला तमाचा है। जी जी, देखें ये आप अल्लाह और उसके रसूल के कुदरत के या जो हकीकत के कुरान के निज़ाम को चैलेंज तो आप नहीं कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा वाज़े फरमाया कि ये कुफार जितने भी हैं ये एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं और ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं और तुम भी इनको अपना दोस्त ना बनाओ। ये 3-4 मकामात पर अल्लाह की तरफ से वाज़े हुक्म है। अगर हम कुदरत के और खुदाई कवानीन से ऊपर जाकर अगर हम अपने फैसले करेंगे यकीनन उसमें हमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जिस वक्त ये आलम है मुसलमानों के लिए सख्ती है, अब कुदरत ने ना, कुदरत हमेशा कौमों से कुर्बानियां मांगती है। फिर मुसलमाना ने हिंदुस्तान ने वो जो कुर्बानियां पेश की और सबसे बड़ा वो मंजर आप जो हमारी तो नई नस्ल को पता ही नहीं, सॉरी टू से मेरे वीर, आज हमने को जश्न आज़ादी मनाना होता है और उसमें चंद किस्म के जनाब अदाकार आकर या अदाकाराएं आकर नाचती हैं, गाती हैं, या दिल दिल पाकिस्तान पर हम रक्स कर लेते हैं, या वो बड़े बड़े पॉम्प के जनाब हम बाजे बजाते हैं, लोगों की नींदें खराब करते हैं और उसके बाद
चंद लड़के लड़कियों की डेट्स हो जाती हैं छुट्टी वाले दिन, और पार्कों में या मरी के जंगलात में रश हो जाता है, वहां पर बेहयाइयों को उरूज दिया जाता है। हम समझते हैं कि हमने आज़ादी का हक अदा कर दिया है, वगरना काश कि हमारी कौम को पता होता ये पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया। इसके पीछे उस ज़ैनब की चीख भी है और इसके पीछे उस सफिया नामी बच्ची की चीख भी है कि जिसके पीछे हिंदू बलवाई लगते हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाती है। उस फातिमा नामी खातून का मुफ्ती साहब तारीख, काश कि मेरी कौम ये पढ़े कि वो फातिमा नामी खातून। मुफ्ती साहब बिल्कुल आपने जो इस वक्त ये जलियांवाला बाग का किस्सा छेड़ दिया है, जहाँ पर कुओं में जो है वो छलांगे हज़ारों लाखों की तादाद में लगी थी, ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत ही जो है वो तवील गुफ्तगू हो जाएगी। हमारे पास वक्त की थोड़ी सी किल्लत की वजह से मैं आपसे मादरत चाहूँगा आज के लिए, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा जब भी आपको ज़हमत दूंगा तो यकीनन मेरी बात यहीं से, इसी वाक़ये से शुरू होगी और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा जो है वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होइएगा इस बात को मुकम्मल करने के लिए। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई और अब हमेशा ही जो है वो इसी तरह से आप हमारी रहनुमाई फरमाते रहते हैं। नाजरीन, इस हफ्ते के आज के इस आखिरी दिन में आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जश्न आज़ादी पर, यानी पीर के दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।